गुड इवनिंग। एमएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो अब आप लोग को उन सारे चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और हम लोग रोग और उससे संबंधित जो बीमारी थी उसके बारे में हम लोग काफ़ी डिस्कस किए थे। काफ़ी लंबा हम लोग का डिस्कशन चला था और आप लोग उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन था तो आसानी से सॉल्व कर पा रहे थे। तो उसी से रिलेटेड मेरा ये भी चैप्टर है और ये भी आपका क्वेश्चन भी है। तो चलिए बात कर लेते हैं। आप लोग देखते हैं आप लोग कितना आंसर सही कर पाते हैं इसमें। और ये सारे क्वेश्चन जो है कुछ आपके रिपीटेड हैं तो आपके रिवीजन हो जाएंगे, कुछ नया आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव अंग है। मनुष्य के जो अंग होते हैं उसमें सबसे कम सुप्रभाव अंग कौन से हैं, जिनको हानिकारक किरणें जो होती हैं उनसे सबसे कम प्रभाव उस पर पड़ता है। तो चलिए बता दीजिए। ऑप्शन है आँख, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो विकिरण के माध्यम से सर्वाधिक जो हानि होती है वो आपको आँख को होती है, किंतु उसमें सबसे कम जो प्रभावित होता है वो मस्तिष्क को होता है। और पराबैंगनी विकिरण के कारण जीराडर्मा पिगमेंटोसम जो होता है इसके जो त्वचा का रोग हो जाता है। जो विकिरण है पराबैंगनी किरणों के द्वारा त्वचा का एक रोग होता है जिसका नाम है जीराडर्मा पिगमेंटोसम होता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है विकिरण द्वारा वो आपका आँख होता है और सबसे कम जो प्रभावित अंग होता है वो आपका मस्तिष्क होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा, जो हानिकारक विकिरणों से सबसे कम प्रभावित होता है। तो 3rd ऑप्शन जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। ब्रेन की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? EEG, EEC, EMG, EKG। ये आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा, EEG। EEG जो होता है ये आपका राइट ऑप्शन है। EEG जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है विद्युत मस्तिष्क लेख, इलेक्ट्रो इकेफेनोग्राफी। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर जो है 1 जो है राइट है, EEG। और जो विद्युत मस्तिष्क लेख होता है इसके द्वारा ब्रेन की विभिन्न प्रकार की बीमारी जैसे मिर्गी, मस्तिष्क कैंसर, मस्तिष्क की टीबी इत्यादि को जाना जाता है। और हंस वर्गन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मनुष्य की खोपड़ी पर 2 इलेक्ट्रोड को रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाली तरंगों का रिकॉर्ड किया, जिसे ग्राफ के रूप में व्यक्त किया, और इसी को विद्युत मस्तिष्क लेख भी कहते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है आप देख लीजिए, इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राफी ये आपका EEG का फुल फॉर्म है। ओके, और इसको हिंदी में विद्युत मस्तिष्क लेख भी कहते हैं। और ये जो होता है आपके बीमारी जो होता है ब्रेन से संबंधित जो भी बीमारी होती है उसको जाना जाता है। और हंस वर्गन नामक एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनुष्य की जो खोपड़ी है उस पर 2 इलेक्ट्रोड को रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाली तरंगों का रिकॉर्ड किया, जिसे ग्राफ के रूप में व्यक्त किया, और इसी को ही विद्युत मस्तिष्क लेख भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि? खुजलाने से जो हमें जो खुजलीपन आता है उसको खुजलाने से खाज मिटती है, क्यों मिटती है बताना है। पहला ऑप्शन है इससे त्वचा की बाहरी धूल हट जाती है। सेकंड है इससे रोगाणु मर जाते हैं। तीसरा है इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामीन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती हैं। फोर्थ है इससे खुजली उत्पन्न करने वाले एंजाइमों का दमन होता है। तो ये आपका IAS का क्वेश्चन है। तो चलिए बता दीजिए क्या होगा। खुजलाने से खाज मिटती है क्यों, इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त हो जाती हैं जो कि मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामीन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश दे देती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। हम जब किसी अंग पे खुजलाते हैं तो हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, और एक्टिव हो जाती हैं तो फिर डायरेक्ट तुरंत मस्तिष्क को सूचना दे देती हैं, जिसमें आपका प्रतिहिस्टामीन नामक एक प्रोडक्ट या पदार्थ है उससे उत्पन्न होता है जो इसको उत्पादन के बढ़ाने में निर्देश देता है, जो हमारे मस्तिष्क को निर्देश देता है। इसमें जब हमारी तंत्रिकाएं उद्दीप्त हो जाती हैं या एकाग्र हो जाती हैं या मतलब एक्टिव हो जाती हैं तो हमारे शरीर में प्रतिहिस्टामीन नामक पदार्थ जो होता है वो डिस्क्रीज होता है, निकलता रहता है, जिससे हमें मस्तिष्क को सूचना मिलती है और हमारे खुजलाने से जो खाज है वो मिट जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया किसको कहते हैं? स्वाद संवेदना की कमी को, घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को, उष्मा संवेदना की कमी को। तो चलिए बता दीजिए, ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तो एनोस्मिया, जिसे आघ्राणता भी कहते हैं या ग्रंथ आग्रहणता भी कहते हैं, जिससे मतलब मनुष्य की सूंघने की शक्ति का नाश हो जाता है, उसे हम घ्राण शक्ति या घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं एनोस्मिया। एनोस्मिया घ्राण संवेदना मतलब सूंघने की शक्ति, और आपका एनोस्मिया नामक जो रोग होता है उसमें आपको सूंघने की शक्ति जो है नाश हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। रोग है और कारण है। तो अब पहला है खैरा, जस्ते की म्लानता, सेकंड है एनीमिया, लौह की म्लानता, थर्ड है ग्वाइटर, आयोडीन की म्लानता, फोर्थ है स्कर्वी, विटामिन बी की म्लानता। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं पहला खैरा। खैरा जो होता है, खैरा नामक जो रोग होता है वो जस्ते की कमी के कारण होता है, जस्ते की म्लानता के कारण होता है, ये आपका सही है। एनीमिया आपको पता है खून की कमी जो होती है लौह या आयरन की म्लानता के कारण होती है, इस आयरन की कमी के कारण होती है, ये भी सही है। ग्वाइटर मतलब आप जानते हैं गल घोटा या जिसे हम घेघा कहते हैं, ये आयोडीन की कमी से होती है, ये भी आपका राइट है। और आपको मैंने बताया था कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन बी की कमी नहीं, विटामिन सी की कमी से होती है। तो आपका ये गलत हो जाएगा। स्कर्वी नामक रोग जो है ये विटामिन सी की कमी से होती है, तो आपका ये गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई। मिनीमाता जो रोग है वो किस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है? बोरान, निकिल, आर्सेनिक, पारा। तो बता दीजिए, ये भी आपका यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो मिनीमाता रोग जो होता है ये शरीर में पारा की अधिकता के कारण होता है। अब प्रारंभ में या जापान की मिनीमाता की खाड़ी में पारा समन्वित मछलियां खाने से हुई थी, और इसीलिए इसी मिनीमाता व्याधि की भी संज्ञा दी जाती है। और इस रोग के कारण शरीर के अंग जो है, अंग, होठ और जीभ जो है काम करना बंद कर देते हैं, और साथ ही बहरापन, आंखों का धुंधलापन और मानसिक असंतुलन भी पैदा हो जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। और मैंने आपको इसको भी बताया था कि जो मिनीमाता नामक रोग है ये जापान की मिनीमाता की खाड़ी में पारा समन्वित मछलियां मिलती हैं, जिसके खाने के कारण हमको मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाता व्याधि हुई थी और मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी। पहला ऑप्शन निकिल द्वारा, सेकंड है शीशे द्वारा, थर्ड है पारद द्वारा, फोर्थ है कैडमियम द्वारा। ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो चलिए बता दीजिए, और मैंने अभी आपको बता दिया कि जो आपका मिनीमाता रोग है उसके किस कारण होता है। तो ये मिनीमाता नामक जो रोग होता है इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग या सर्वप्रथम जो हुआ था वो जापान के मिनीमाटा शहर में ज्ञात हुआ था। और यह व्याधि जो होती है वो औद्योगिक संदूषित जल में मिथाइल मरकरी की निकासी से मिनीमाटा खाड़ी और सीरानुई सागर की जो मछलियाँ होती हैं वो प्रदूषित होने लगती हैं, और हमको इस मछलियों को खाने से हमें मिनीमाटा नामक रोग हो जाता है। तो आपका किसकी कमी से होता है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, पारद। पारद जो होता है इसमें जो पानी होता है, संदूषित जल होता है, उसमें आपका घुल जाता है, और जिसमें मछलियाँ उस पानी को यूज़ करती हैं, और जब मछलियाँ मनुष्य खाते हैं तो मनुष्य में मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज, हैजा, रिंगवर्म, आस्थमा। ये भी आपका एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो एलर्जी जो होता है ये वस्तु विशेष के प्रति मनुष्य की अत्यधिक संवेदनशीलता है, जो सामान्य मनुष्यों में नहीं पाई जाती है, और औषधि, परागकण, धूलकण, रासायनिक पदार्थ इत्यादि जो है एलर्जी का कारण बनते हैं, जिसे हम एलर्जन कहते हैं। और इनके कारण शरीर में आस्थमा, जिसे दमा कहते हैं, ज्वर, सिर दर्द, सर्दी इत्यादि रोग हो जाते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। अस्थमा जो है ये एलर्जी के कारण होने वाला रोग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रदूषण नाक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? फ्लोराइड, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम। ये भी आपका एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि नाकनी सिंड्रोम नामक जो रोग होता है किसके प्रदूषण के कारण होता है, किस तत्व के या किस पदार्थ के होने के कारण होता है। तो चलिए आप आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो जल में फ्लोराइड प्रदूषण जो होता है ये नाक नी सिंड्रोम या गैनुवैल्गम
के लिए उत्तरदायी होता है और फ्लोराइड प्रदूषण हड्डियों के लिए विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करता है, जो कि हड्डियों की कमजोरी, फ्रैक्चर और अस्थायी विरूपण का कारण बनता है। और रिकेट्स या ऑस्टियोकॉन्ड्रियो डिस्प्लेसिया के कारण भी यह सिंड्रोम हो सकता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, फ्लोराइड जो प्रदूषण होता है इसके कारण नाकनी सिंड्रोम नामक रोग होता है, जिसे गेनु बेलगम भी कहते हैं। और इसमें जो होता है हड्डियाँ इसके विषाक्त प्रभाव में उत्पन्न हो जाती हैं, जो हड्डियों को कमज़ोर कर देती हैं, फ्रैक्चर कर देती हैं, अस्थायी विरूपण भी इनका कारण बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा और एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो जाता है, स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी, मरस्मस। तो चलिए बता दीजिए, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है वो केवल दूध और अंडा और रोटी का ही सेवन कर रहा है, बाकी उसके अलावा कोई और चीज़ें नहीं यूज़ कर रहा है, तो उसे कौन सी रोग हो सकती है, कौन सी बीमारी हो सकती है। तो आप ऐसे ही इसको कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं। तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है। तो यदि व्यक्ति सिर्फ दूध, अंडा और रोटी का सेवन करता है तो उसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। स्कर्वी में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है प्रभाव उसका, वो घाव का न भरना होता है। और इस रोग में जो दूसरे महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं वो हड्डी और दांतों की वृद्धि भी रुक जाती है। तो आपका कौन सा रोग है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। और आपको पता है कि दूध और अंडा जो होता है इसमें कैल्शियम पाया जाता है, तो रिकेट्स तो हो नहीं सकता। और आपका विटामिन ए भी पाया जाता है, तो आपका रतौंधी भी नहीं हो सकता, मरस्मस नामक भी रोग नहीं हो सकता। आपका विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, तो विटामिन सी इन सब में नहीं पाया जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, पपीता, आंवला और यहाँ पे आपका बेर होगा। यहाँ पे आपका बेर होगा, पेड़ लिखा गया है, बेर होगा। तो बता दीजिए, ये भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? किस में आपका, किस फल के सेवन से आपको स्कर्वी नामक रोग नहीं होगा? तो अभी आपको पता है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है उसमें आपका उस जो विटामिन सी पाया जाएगा उस फल को खाने से हमको स्कर्वी नामक रोग नहीं होगा। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग होता है, और ये विटामिन जो होता है मानव में कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। और इस रोग में शरीर में खासकर जो जांघ होते हैं, पैर में चकत्ते पड़ जाते हैं, और रोग बढ़ने पर मसूड़े सूज जाते हैं, फिर दांत जो है गिरने लगते हैं। और खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, अंगूर, टमाटर, ये सब जो है विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। विटामिन सी जो होता है वो आंवले में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसे डीआरडीओ भी कहते हैं, ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की। इसका इस्तेमाल डैश के उपचार में किया जाता है। आपको बताना, जो डीआरडीओ ने है लुकोस्किन नामक एक औषधि या दवाई विकसित की है, और इस दवाई का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है ये बताना है। तो आपका ऑप्शन है ल्यूकोडर्म, ल्यूकोरिया, ल्यूकेमिया, फेफड़ों का कैंसर। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो लुकोस्किन लुकोडर्मा के इलाज हेतु तो विकसित एक हर्बल औषधि है, और इसे जो है हल्दानी आपका उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ पर स्थित डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है जो रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया था। और जो लुकोडर्मा है ये एक प्रकार का त्वचा रोग है जिसमें सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं चेहरे पे या त्वचे पे, सफ़ेद दाग जो होते हैं उसे हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है राइट हो जाएगा। ओके, और आपको पता है कि डर्म से आप समझ रहे होंगे, डर्म जो होता है त्वचा की इंग्लिश होती है डर्म। तो आपका इससे भी कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं कि ल्यूकोडर्म जो है ये त्वचा से संबंधित बीमारी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है। मलेरिया, रक्त कोशिकाएं, फाइलेरिया, लसिका ग्रंथि, इंसेफेलाइटिस जिसे मस्तिष्क शोथ कहते हैं, ये आपका हृदय, और ल्यूकेमिया, बोन मैरो। तो चलिए बता दीजिए, ये आपका आईएएस का भी क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का भी क्वेश्चन है, और एलईडी करके कोई एग्ज़ाम है उसमें भी आपका ये पूछा हुआ है। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो मलेरिया नामक रोग जो होता है इससे रक्त कोशिका में होता है, ये आपका राइट है, ब्लड से संबंधित है। मलेरिया नामक रोग ये भी सही है।
सेकंड है फाइलेरिया। फाइलेरिया जो है लसिका ग्रंथि में होती है, ये भी आपका राइट है। इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क शोथ है, तो देखिए मस्तिष्क दे दिया है ना, तो मस्तिष्क मतलब इसकी इंसेफेलाइटिस नामक रोग जो होता है, मैंने बताया था आपको कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तो आपका यहाँ पे हृदय दे रहा है, ये गलत है। और ल्यूकीमिया जो होता है ये बोन मैरो जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं, ये आपका राइट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। इंसेफेलाइटिस जिसे मस्तिष्क शोथ कहते हैं, ये मस्तिष्क में होने वाली व्याधि है या रोग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। व्याधि या मतलब रोग है और कारण है। पहला है मैरेस्मस दीर्घकालीन उपवास। सेकंड है क्वासियोरकर प्रोटीन अल्पता। टीबी कवक संक्रमण। हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण। तो आपको बताना है इनमें से कोई एक गलत है। ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश की। मैंने आपको सारे रोग के बारे में अच्छा सा डिटेल में बताया था और आप लोग को तो समझ में भी आया था, आप लोग आंसर भी दे रहे थे। तो चलिए आंसर इसका दे दीजिए, क्या हो सकता है। आप लोग अगर वीडियो रिवीजन कर रहे होंगे तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला दीर्घकालीन उपवास। दीर्घकालीन उपवास या भूखमरी की अवस्था में ऊर्जा की पूर्ति जो होती है वो शरीर में वसाओं और प्रोटीन के विखंडन से होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो वसा ऊतक हैं और पेशियों का क्षय होने लगता है। और इसके जो शिकार होते हैं व्यक्ति जो दुबले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, आंखें जो होती हैं वो भीतर की ओर धंस जाती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और इस तरह के जो रोग होते हैं उसे हम मरस्मस रोग कहते हैं। और भारत जैसे विकासशील देशों में मरस्मस रोग जो होते हैं बच्चों में अधिक पाया जाता है। और आपका तो पहला जो है राइट हो गया। ओके, और सेकंड देख लेते हैं क्वाशियोरकर जो होता है ये जो पीड़ित बच्चों की जो है वृद्धि रुक जाती है, और जब से भोजन में लगातार प्रोटीन की कमी रहे तो शरीर कमज़ोर हो जाता है, पैर और पेट फूल जाते हैं, त्वचा सूखी व पपड़ी हो जाती है और रोगी सुस्त और कुंठित रहने लगते हैं। और ये सारे लक्षण आपके क्वाशियोरकर नामक रोग के हैं। तो प्रोटीन की कमी से व्यक्ति में ये सारा रोग होता है। तो आपका ऑप्शन सेकंड भी सही है। और क्वाशियोरकर नामक रोग जो होता है पीड़ित को पर्याप्त मात्रा में भोजन तो मिलता है परंतु उसमें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है। और जबकि जो मरस्मस होता है ये उपवास के कारण रोगी के शरीर में प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव हो जाता है। तो आपका इसमें पहला और दूसरा जो है सही है। तीसरा है कि टीबी जो होता है आपको पता है कि टीबी किसके कारण होता है, कवक के कारण नहीं बल्कि जीवाणु के द्वारा होता है। टीबी जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। तो आपका ये गलत हो गया। फोर्थ है हेपेटाइटिस बी विषाणु। तो ये भी आपका सही है। हेपेटाइटिस बी एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है जो हेपेटाइटिस बी विषाणु द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 भी राइट है। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। टीबी जो है कवक से नहीं जबकि आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसमें सुमेल है? कोई एक सही सुमेलित है, ये बताना है। तो कौन सा है? मोतियाबिंद आंत, पीलिया यकृत, टाइफाइड फेफड़े, निमोनिया आँख। ये भी आपका उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सही। तो चलिए देख लेते हैं। मोतियाबिंद। आपको पता है कि मोतियाबिंद जो होता है वो आँख से संबंधित है ना कि आंत से, ये आपका गलत हो गया। पीलिया जो है आपका किससे संबंधित है? यकृत से, ये आपका राइट है पीलिया। टाइफाइड नामक रोग किससे होता है? टाइफाइड फीवर होता है, तो आपका क्या फेफड़ा उससे इफेक्ट होता है? तो ये गलत है। टाइफाइड से आपका आंत प्रभावित होता है। और आपका निमोनिया से आँखें, तो आप कभी पढ़े ही नहीं होंगे कि निमोनिया से आपकी आंखें बर्बाद होती हैं। तो निमोनिया से आपका क्या खराब होता है? निमोनिया जब हो जाता है तो आपको सांस लेने में आपकी जो पसलियाँ हैं उसको चलने लगती हैं, तो आपका फेफड़े से ये जो होता है निमोनिया फेफड़े से संबंधित हो। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका केवल पहला सेकंड जो है राइट हो जाएगा। पीलिया नामक रोग जो होता है वो यकृत को प्रभावित करता है। ओके, तो ये सही है। और मोतियाबिंद जो आंत नहीं आँख होगा। टाइफाइड जो होता है ये आपका आंत में होता है और निमोनिया आपका फेफड़े में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अविंदुकता एक बीमारी है किसकी? कानों की, आँखों की, नाक की, गले की। ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो बता दीजिए कि अविंदुकता जो बीमारी है वो किस चीज़ की है? तो अबिंदुकता जो होती है ये आँखों से जुड़ी बीमारी होती है, और इस रोग में प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं उनको देखने में कमी हो जाती है, देख नहीं पाते हैं, और वह ऊपर नीचे या बाएं दाएं वस्तुओं को उचित ढंग से नहीं देख पाते हैं। इस बीमारी से जो मुक्ति होता है वो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा। अबिंदुकता जो होती है वो आँखों की एक बीमारी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मायोपिया किस अंग का दोष है? आपको बताना मायोपिया किस अंग का दोष है? हृदय, कर्ण, नेत्र, वृक्क।
तो जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, और ये आंखों से होने वाली एक समस्या है जिसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तु हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और जिन लोगों को 1.2 मीटर की दूरी के बाद जो चीज़ें होती हैं धुंधली दिखाई देती हैं, उन्हें इस समस्या से जो प्रभावित माना जाता है, उन्हें कह सकते हैं कि मायोपिया या निकट दृष्टि दोष है। जो 1.2 मीटर से 1.2 मीटर की जो दूरी के बाद वाली चीज़ें उनको ना दिखाई दें तो उनको हम कह सकते हैं कि इनको निकट दृष्टि दोष है। ओके, तो आपका मायोपिया जो है ये नेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जाता है? उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल अवतल लेंस प्रयोग करके, समतल कांच प्रयुक्त करके। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ये भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। और इस प्रकार के दृष्टि जो होते हैं, दृष्टि दोष जो होते हैं वो नेत्र में गोलक के कुछ बड़े हो जाने या कार्निया अथवा लेंस के अधिक उत्तल हो जाने के कारण फोकस बिंदु और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है। और इससे जो होती है पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इससे वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ना बनकर कुछ आगे ही बन जाता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। अवतल लेंस प्रयुक्त करते हैं अगर निकट दृष्टि दोष है तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। दूर दृष्टि से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उससे कठिनाई किस चीज़ की होती है? दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में, दूर व पास दोनों की वस्तु देखने में, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर दे दीजिए, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था। तो चलिए बता दीजिए आसानी से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो दूर दृष्टि दोष जो होता है इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, जिसमें पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि पास की वस्तुओं से आई प्रकाशीय किरणें जो होती हैं वह अपवर्तन के बाद केंद्रीभूत होने से पहले ही दृष्टिपटल पर पड़ जाती हैं। और अर्थात मतलब जो फोकस बिंदु होता है वो दृष्टिपटल के पीछे हो जाता है। इस प्रकार जो दृष्टि दोष है इसमें नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है और इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। तो आप नाम से देखिएगा, यदि आपका दूर दे रहा होगा तो आपको निकट की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देंगी बल्कि दूर की चीज़ें साफ दिखाई देंगी। और अगर निकट दे रहा होगा तो आपकी निकट की चीज़ें साफ दिखाई देंगी, दूर की चीज़ें आपको धुंधली दिखाई देंगी। तो आप इस नाम से भी समझ सकते हैं, यदि दूर कहेगा तो दूर की चीज़ें आपको दिख रही हैं, पास की चीज़ें नहीं दिखेंगी। यदि निकट दृष्टि दोष कहेगा तो आपको निकट की चीज़ें दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देंगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। दूर दृष्टि से जो व्यक्ति होती है उनको पास की वस्तुएं स्पष्ट देखने में, मतलब उनको पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है, रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, अन्य बिंदु पर। तो मैंने इसका आंसर आपको बता ही दिया। तो चलिए बता दीजिए जल्दी से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। और ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है वो सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है और इस दृष्टि दोष में पास रखी वस्तु में आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पटल के पीछे फोकसित हो जाती हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, रेटिना के पीछे। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ पुराना रिवीजन भी हो गया होगा। तो वीडियो का आप लोग बार बार रिवीजन किया करें, वीडियो को बार बार देखा करें ताकि आपको पिछला वीडियो जो है जो भी क्वेश्चन हो उसको अच्छे से तैयार हो जाए, याद हो जाए और एग्जाम में आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।